हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए सेट नंबर 1 सॉल्व करा रहा था। तो विद्यार्थियों हम खंड 7 तक पूरे क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे खंड 7 के। आज विद्यार्थियों हम खंड 10 से स्टार्ट करेंगे। और देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल में प्ले बनी है। अगर आप चैनल के प्ले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान, चाहे गणित हो, ठीक है ना। सभी के अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। आज विद्यार्थी खंडा में चलिए 4 का से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का कह रहा है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। क्या कह रहा है? यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ठीक है ना, 1/4 रह जाएगा। और देखिए दिया है ANG बराबर 3/2 और देखिए ANW बराबर 4/3। ठीक है ना। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों का रहा था, कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। ठीक है ना, मतलब जल में डुबो दें कह रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, मतलब देखिए न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। देखिए मतलब कह रहा है कि डेल एम डैश बराबर और फिर y के सापेक्ष 1/4। देखिए y के सापेक्ष 1/4 का मतलब है डेल एम बटा 4। ठीक है ना। देखिए अभी मैं समझाता हूँ किस प्रकार ये, मतलब ये हमको देखिए सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये हमको देखिए सिद्ध करना है। ये देखिए ये जैसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन, मतलब कि जब प्रिज्म को जल में डुबो देंगे, प्रिज्म को जब हम जल में डुबो देंगे तो जो विचलन होगा वो डेल एम डैश मान लिया। ठीक है ना। ये कब? जब प्रिज्म को जल में डुबो देंगे। कह रहा वाई के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ये वायु के सापेक्ष जो है विचलन है, ये वायु के सापेक्ष हमारा विचलन है। ठीक है ना, न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष। देखिए जैसे मान लो वायु के सापेक्ष आपका 1 है, विचलन 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे। तो जो जल में डुबोने पर, मतलब जो प्रिज्म को जल में डुबोने पर जो आपको विचलन प्राप्त होगा वो 1/4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1/4 प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। ठीक है, ये डेल एम का मान 1 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा। किसका मान? इसका, डेल एम डैश का। मतलब कि मतलब जल में डुबो देते हैं प्रिज्म को, तब जो विचलन मिलेगा 1/4 मिलेगा। इसको अगर 1 मानेंगे तो 1/4 इसका मान मिलेगा। ठीक है ना, इसको अगर 1 मानेंगे तो इसको प्रकार हमको सिद्ध करना है ये। और देखिए दिया है कुछ इसमें, देखिए ANG का मान दिया है, ANG बराबर दिया है 3/2 दिया है। और देखिए क्या दिया है, ANW बराबर दिया है 4/3। ये हमको दिया है। ठीक है ना, ये ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 3/2 ये दिया है। चल देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए डेल एम बराबर होता है n-1 और यहाँ पे होता है देखिए ए होता है ना। इसके बाद देखिए डेल एम बराबर, देखिए मैं पहले y के सापेक्ष ले लेता हूँ। ठीक है ना, y के सापेक्ष। तो जब y के सापेक्ष लेंगे देखिए तो ANG-1 और a ले लिया इस प्रकार। फिर देखिए डेल एम बराबर ANG का मान रख लेते हैं। ANG का मान कितना है? 3/2 -1 और ये a हो जाएगा। इसके बाद है डेल एम बराबर, इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 का नम 2 तो कितना 1/2 आएगा ना, 1/2 a ये हमको मिलेगा। देखिए समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। इसी प्रकार देखिए अब क्या करेंगे, प्रिज्म को जो है किस में डुबो रहा है? जल में। जब प्रिज्म को जल में डुबो रहा है तो अब जो अपवर्तनांक लेंगे, देखिए अब जो अपवर्तनांक लेंगे वो देखिए मतलब जल के सापेक्ष लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्रिज्म को जल में डुबो रहा है तो जो अपवर्तनांक लेंगे जल के सापेक्ष लेंगे। तो WNG लेंगे, WNG बराबर देखिए WNG बराबर क्या होता है? देखिए ANG बटा होता है ANW। ठीक है ना, ये होता है। तो WNG बराबर, अब देखिए ANG का मान 3/2 है तो 3/2 बटा ANW का मान 4/3 तो 4/3। तो बाय का गुणा करा देंगे, अंत गुणा करा देंगे इस प्रकार। तो WNG बराबर मिलेगा 3 3 9 और 2 चौको 8, ये मिल जाएगा, है ना, ये मिलेगा। अब देखिए तो डेल एम डैश निकाल लेते हैं, मतलब जब प्रिज्म को जाल में डुबो दिया गया तो अब न्यूनतम विचलन निकालेंगे। डेल एम डैश बराबर देखिए अब ये एन के जैसे n-1 सूत्र होता है, n-1। अब ये तो सूत्र होता है। ठीक है ना, ये देखिए डेल एम डैश
बराबर, अब मान ये देखिए एन की जगह क्या रखेंगे, ये WNG, तो WNG -1 रख देंगे और ए जो कहते हैं लिख दिया इस प्रकार। तो डेल एम डैश बराबर WNG के मान 9/8 है, तो 9/8 -1 और ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए डेल एम डैश बराबर 8 एकड़ 8, तो 8 एकड़ मतलब सॉल्व करेंगे बटा एक मान क्लास लेके, तो 1/8 आएगा ये दूसरा मान लेते हैं। बस समीकरण 1 बटा समीकरण 2 लगा लेते हैं अब। तो समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 हमारे पास डेल एम बटा ये हमारे पास डेल एम का डैश बराबर, देखिए डेल एम का मान 1/2A है, तो 1/2A बटा 1/8A ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा डेल एम बटा डेल एम का डैश बराबर, देखिए बाय बाय कराएंगे, अंत गुणा कराएंगे, 8 का 9 8 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 चौको 8, तो ये मिलेगा हमको जाके डेल एम बटा डेल एम का डैश बराबर 4/1। तिरछा गुणा करा लेते हैं, जब तिरछा गुणा कराएंगे देखिए तो 4 डेल एम का डैश बराबर डेल एम ये हो जाएगा। इसका देखिए डेल एम का डैश बटा में आएगा, देखिए तो डेल एम बटा 4, ये देखिए हमारा प्रूफ हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, आपको भी देखिए समझ में आया होगा, ये सिद्ध हो गया प्रूफ्ड। इसका चलिए देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बोल रहा है, खा नंबर विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और इसके का मतलब है विस्थापन धारा के और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थियों वाला क्वेश्चन देखिए, जो ख नंबर था हमारा, विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए कह रहा है तथा इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, देखिए लिख देंगे हल में लिखेंगे हम कि जब, देखिए पहले विस्थापन धारा की परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखेंगे जब किसी माध्यम या निर्वात में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होती है, धारा उत्पन्न होती है। देखिए तो उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, इसको ID से व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखिए हो गया हमारा ख नंबर। इसके बाद देखिए ये कह रहा था हमसे इसके और चालन धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए, मतलब विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर पूछ रहा है। चलिए देखिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर, इसमें लिखेंगे कि विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कालांतर 90 डिग्री का होता है, 90 अंश का कालांतर इनके बीच का होता है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों ग नंबर कह रहा नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। हमको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाना। चलिए देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों ग नंबर देखिए चौथे का ग नंबर है, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। तो हेड डाकर लिखेंगे नाभिकीय विखंडन में लिखेंगे किसी भारी नाभिक के 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। ये देखिए रिएक्शन जरूर लिखेंगे, ठीक है, ये वाली 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 तीर का निशान 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 × 0 N1 प्लस ऊर्जा। इसको भी हम याद कर लेंगे, इसको भी लिखेंगे नाभिकीय विखंडन में। सिर्फ परिभाषा लिखने से नहीं, मतलब ये भी लिखना पड़ेगा हमको, यही तो हमारा मेन अपक्रिया। इसके बाद देखिए नाभिकीय संलयन देख लेते हैं। तो नाभिकीय संलयन में लिखेंगे कि जब दो हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। उसमें क्या हो रहा था कि एक भारी नाभिक जो है 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि जब 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर, मतलब मिल रहे हैं, उसमें टूट रहे थे, इसमें मिल रहे हैं। संलयन का मतलब मिलना होता है, जुड़ना। जब 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है, मतलब निकलती है। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसकी अपक्रिया लिख देंगे 1H2 प्लस 1H2 भी तीर का निशान 2He4 प्लस 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली। तो हमारे नाभिकीय संलयन हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों 4 घ करेंगे। 4 घ कह रहा प्लास्टिक की ये गोली P जिसका द्रव्यमान, मतलब प्लास्टिक की गोली है P नाम की जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 kg है
फिर कह रहा दो क्षैतिज समांतर आविष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। ये देखिए संतुलित, और ये लटकी हुई है इस मतलब संतुलित अवस्था में, क्योंकि देखिए ऊपर तरफ जितना क्यू ई लग रहा है उतना जो है भार जो इसका होता है एम जी, वो नीचे की तरफ भी लग रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। क्यू ई जितना मतलब जो हमारा जितना स्थिर वैद्युत बल है उतना ही नीचे की तरफ जो ये गोली का जो गोली है ना पी नाम की गोली, उसका जो भार है एम जी, मतलब दोनों बल बराबर होते हैं। क्यू ई जितना है, जितना स्थिर वैद्युत बल है उतना ही भार एम जी भी है, मतलब दोनों बराबर हैं, इसलिए ये बीच में लटकी हुई है। तो कह रहा है संतुलित अवस्था में है, देखिए अब कह रहा है प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। फिर कह रहा है गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, है ना, हमें एन का मान निकालना है। कह रहा गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड इसको लेना। ठीक है, चल देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन कौन सा है, घा नंबर कर रहे हैं, घा नंबर, ठीक है, घा नंबर कर रहे हैं। इस प्रकार देखिए चित्र बना देता हूँ मैं, इस प्रकार है बना है, बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। इस प्रकार बना है, बीच में यहाँ कहीं पी नाम गोली है, तो जितना नीचे का इसका भार है एम जी, उतना ही ऊपर की तरफ इसका स्थिर वैद्युत बल क्यू ई भी है, क्यू ई भी है, मतलब दोनों बराबर हैं। जितना भार है उतना क्यू, देखिए क्यू है, ठीक है, ये क्यू है, ये क्यू ई है। और इसके बीच की देखिए 2 सेंटीमीटर दूरी दिया है, बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर कह रहा है। और ये देखिए वोल्टेज भी लगा है, बी का मान 1000 इस दोनों के बीच में ये। तो चलिए लिख लेते हैं जो मान दिया, देखिए बी का मान कितना है, बी का मान 1000 वोल्ट दिया है। और देखिए दूरी डी का मान 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर मीटर में देते, देखिए 2 गुणे मतलब इसमें 100 का भाग देंगे तो 100 को जो ऊपर ले जाएंगे, देखिए 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। डी का मान भी दिया है, और जी का मान कितना दिया है, कह रहा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान दिया है। और इस गोली का द्रव्यमान भी दिया है एम, एम का मान है हमारे पास 3.2 गुणे 10 के पावर -15 के जी, ये दिया है 3.2 गुणे 10 -15 के जी, ये दिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि देखिए चूंकि हमारी जो गोली है संतुलित अवस्था में, इसलिए क्यू ई बराबर एम जी हो जाएगा, क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, ये क्यू ई बराबर एम जी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए यहाँ क्यू का मान निकालना है, क्यू बराबर देखिए एम जी बटा ई हो जाएगा, ये क्यू बराबर एम जी बटा ई, तो क्यू बराबर एम जी बटा, देखिए चूंकि देखिए ई बराबर होता है वी बटा डी, ये होता है देखिए सूत्र ई बराबर वी बटा डी, तो यहाँ पर रख लेते देखिए, तो वी बटा डी हो जाएगा, तो डी हमारा ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्यू बराबर एम जी डी बटा वी, क्यू बराबर एम जी डी बटा वी, एम का मान कितना है 3.2 गुणे 10 के पावर -15 गुणे जी का मान 10, और डी कितना 2 गुणे 10 के पावर -2 दिया, ये दिया देखिए, बटा वी का मान कितना दिया है 1000, 1000 रख लेते हैं, 0 काट लेते हैं, काट देंगे ना 0। इसके बाद देखिए 2 से काट लेते हैं इसको, 2 से काटेंगे हो जाएगा 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा, 2 से काट देंगे। इसके बाद देखिए अब देखिए 0 हटा लेते हैं, ये देखिए 500 हो जाएगा, है 500 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्यू बराबर आएगा हमारे पास, ये बच्चा 32, और देखिए बटा 5 लिख लेता हूँ मैं। और देखिए गुणे जैसे 100 है ना, ये 100 है, 2 जीरो है तो ऊपर ले जाऊँगा मैं, तो देखिए 10 के पावर कितना हो जाएगा, ये 15 2 17 -17, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगे, देखिए 10 के पावर -2 हो जाएगा, है ना, 2 जीरो ऊपर जाएंगे 10 के पावर -2 हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए क्यू बराबर, जब 5 भाग देंगे देखिए तो 5 6 30 और 5 चौको 20 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, यह आएगा हमारा क्यू का मान, है ना। हमको देखिए हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कहीं पूछ रहा था, है ना, इनका मान, तो क्यू बराबर लगा देंगे एन ई, तो एन बराबर आ जाएगा देखिए क्यू बटा ई, क्यू का मान कितना है 6.4 गुणे 10 के पावर -19 बटा ई, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है, इससे कट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, ये 16 चौको 64, इनका मान कितना है 4 आया, है ना, धन का आया ना, धन का आया, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, कमी होगी, ठीक है, कितनी 4 इलेक्ट्रॉनों की होगी विद्यार्थियों, कमी होगी इसमें, क्योंकि इनका का मान क्या है 4 आया है। अगर ये माइनस का आता तो 4 इलेक्ट्रॉनों को अधिकता हो जाती, लेकिन प्लस का है तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए 4 का गा करेंगे, 4 गा करा विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। फिर कह रहा संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए।
चलिए देखिए इसको देख लेते हैं। देखिए चारागाह विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए और संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुम्बकीय क्षेत्र आयाम को लिखिए। देखिए लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत हों। ठीक है, तो ये हमारा देखिए चारागाह हो गया और इसके बाद इसका संचरण आरेख भी खींच देते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारा देखिए संचरण आरेख है, ऊपर तरफ विद्युत क्षेत्र है, नीचे की तरफ चुम्बकीय क्षेत्र है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये संचरण की दिशा दिखाई गई इस साइड को, है ना। पहले ऊपर तरफ विद्युत क्षेत्र, नीचे की तरफ चुम्बकीय क्षेत्र। जैसे देखिए ये हमारा पहले विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई, फिर नीचे चुम्बकीय क्षेत्र है बी, फिर देखिए ऊपर इस प्रकार जाएगी तरंग तो फिर बी, फिर इस प्रकार ये नीचे आएगी तो ई, इस प्रकार कर देंगे। फिर ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगी इस प्रकार, देखिए ये इस प्रकार, तो ये हमारी जाएगी ई, ये इस प्रकार नीचे आएगी देखिए तो बी, मतलब इसी प्रकार चलेगा। देखिए फिर ऊपर जाएगी तो बी, फिर वाली नीचे आएगी तो ई, है ना। इस प्रकार देखिए चित्र बनेगा, मतलब पान का पत्ता बनाना चलेगा ना इस प्रकार। और ये तीर ध्यान देना, तीर इस प्रकार बनेंगे फिर इस प्रकार बनेंगे, मतलब इस प्रकार देखिए तरंग संचरण तो जो संचरण की दिशा मतलब तरंग जो मतलब तरंग जब चलती हैं इस प्रकार चलती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इस प्रकार जो बनाया चित्र इसी प्रकार गति करती हैं, है ना। बना लेना। और विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के लिए कह रहा था, उनको भी दिखाइए तो इस प्रकार दिखा देना विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र। ये आपको क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 में क्या करेंगे। देखिए कह रहा व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। फिर कह रहा संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। चलिए देखिए 5 का को भी देख लेते हैं हम। देखिए हेड डाल लेंगे। देखिए 5 का तो व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। तो हाल में देखिए पहले व्यतिकरण की परिभाषा लिख लेते हैं। लिखेंगे अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना व्यतिकरण कहलाता है। अधिकतम तथा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता उत्पन्न करना व्यतिकरण कहलाता है। इसके बाद संपोषी व्यतिकरण कह रहा था, तो संपोषी व्यतिकरण में लिखेंगे कि जब दो तरंगें समान कला में मिलती हैं तो उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें देखिए फाई बराबर क्या होता है 2n पाई होता है, फाई बराबर 2n पाई होता है। इसके बाद देखिए विनाशी व्यतिकरण में लिखेंगे जब किसी बिंदु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हों तो वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है, तो इस प्रकार के व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसमें देखिए सूत्र क्या होता है फाई बराबर 2n-1 कोष्टक 1 फिर पाई होता है। ठीक है, आप लिख लेना। इस बात चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 का खा करें। देखिए कह रहा 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दिया है, AMU में है सब, अर्थात न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है तथा 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा है ना। चलिए देखिए 5 का खा को हम सॉल्व कर लेते हैं, सवाल है इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए 5 का खा नंबर है ना, 5 का खा नंबर में हमको क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन बंधन निकालना है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे, फिर 931 से गुणा करा देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ऊर्जा हमको निकल आएगी, है ना। 931 MeV से गुणा करा देंगे तो हमको बंधन ऊर्जा निकल आएगी। फिर इसके बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी निकाल लेंगे सूत्र लगा के, है ना। पहले सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकाली जाती है, पहले द्रव्यमान क्षति निकाल लेते हैं। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर क्या होता है, डेल्टा M बराबर होता है, सूत्र लिख लेते हैं पहले द्रव्यमान क्षति का। डेल्टा M बराबर होता है ZMP, है ना। ये देखिए जेड क्या हमारा परमाणु क्रमांक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्लस A माइनस जेड MN, ये इस प्रकार। यहाँ देखिए A-Z मतलब परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटाएंगे जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, और MN का मतलब है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर बंद फिर माइनस कैपिटल M रहेगा। कैपिटल M का मतलब जो हमारे पास 8O16 दिया था उसका द्रव्यमान रखेंगे इसमें, 8O16 का, है ना। चलिए देख रख लेते हैं। तो डेल्टा M बराबर आएगा हमारे पास जेड, परमाणु क्रमांक देखिए 8O16 लिखा था, 8O16 ये लिखा था, तो परमाणु क्रमांक कितना देखिए 8 है ना। 8O16 में परमाणु क्रमांक कितना देखिए 8O16 इस प्रकार लिखा था, इस प्रकार। तो इसमें पर देखिए तो 8 परमाणु क्रमांक है तो 8 गुणे, अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान रख देंगे, है ना। चलिए देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान रखते हैं। तो इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान देखिए मैं देख लेता हूँ क्या दिया है। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया था 1.0075, फिर क्या था देखिए 93, ये मान दिया था प्रोटॉन का, है ना। देखिए एक बार फिर मिला लेते हैं, 1.007593, सही है ये दिया है। फिर प्लस
ए माइनस जेड कह रहा है, ए माइनस जेड। तो देखिए ए माइनस जेड का मतलब है ये ए ये जेड है, 16 में घटा देंगे 8 बचेगा, 8 गुणे फिर एम एन न्यूटन का द्रव्यमान रख लेते। देखिए न्यूटन का द्रव्यमान हमारे पास कितना, देखिए न्यूटन 1.000892, तो 1.008 फिर 8 2 इस प्रकार दिया है। फिर माइनस, फिर देखिए 8 और 16 का द्रव्यमान रखेंगे। 8 और 16 द्रव्यमान कितना था, 16 था, 16 AMU, जीरो भी लगे हैं पॉइंट के बाद, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, इतना लिखेंगे। देखिए तो डेल्टा एम बराबर आएगा ये, अभी गुणा करा दे। देखिए देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, देखिए तो आप गुणा करा लेना, ठीक है ना। मैं पहले गुणा करा कर रखा हूँ तो लिख दूंगा। देखिए 8.060744, इसका इसमें गुणा कराना है प्लस। देखिए आगे से नहीं गुणा कराना, पीछे से कराना है यहाँ से। इसका इसका भी गुणा इसमें कराएंगे तो आगे से नहीं पीछे से कराएंगे। इसमें आगे देखिए 8.07185 ये आएगा, माइनस कितना है 16 AMU, ये दिया है। इसके बाद देखिए द्रव्यमान क्षति, देखिए डेल एम बराबर, इनको जोड़ लेते हैं इनको, ठीक है ना। देखिए इनको जब जोड़ेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तब देखिए तो कितना आएगा 16.1326। और ये देखिए -16 लिखा है, ये -16 ये लिखा है। इसको बाद घटा लेते हैं तो डेल एम आएगा हमारे पास। जब घटाएंगे देखिए 0.1326 AMU ये आएगा हमारे पास, है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद देखिए बंधन ऊर्जा, अब लिखेंगे बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा को देखिए ई और सफिक्स में बी से व्यक्त करते हैं। ई बी बराबर देखिए 0.1326 और 931 MEV से गुणा करा देंगे। 931 MEV से गुणा कराएंगे। देखिए तो बंधन ऊर्जा मिलेगी हमको, बंधन ऊर्जा ई बी हमको मिल जाएगी, गुणा कराएंगे। देखिए जब गुणा करा देंगे देखिए तो मिलेगी 123.4506 MEV ये मिलेगी, है ना। इसके बाद हमको क्या चाहिए, देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा लिखेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ये मिलेगी हमको। देखिए EB/A होता है सूत्र, EB/A, है ना। तो देखिए EB कितना 123.4506। ए का मान देखिए परमाणु भार कितना 16। देखिए जब भाग लगा देंगे इसका, जब भाग लगाएंगे उत्तर मिलेगा देखिए हमको 7.71 MEV आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों का नंबर करेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए जब नंबर 1 चालकों में धारा की दिशा समान है, नंबर दूसरा चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों एक बार देखिए जब धारा हमारी समान होगी, वो कह रहा था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 बार कह रहा था नंबर 1 में कि चालकों में धारा की दिशा समान। देखिए एक चालक तार जैसे PQ नाम का है ना, एक चालक तार RS नाम का। देखिए अब देखिए इनमें धारा देखिए दोनों R दूरी पर है, ये दोनों R दूरी पर हैं। अब देखिए धारा देखिए इन धारा की दिशा में समान, देखिए धारा दिशा देखिए I1 ऊपर जा रहा है, I2 भी ऊपर जा रही है। तब देखिए जो इनके बीच जो बल लगेगा वो देखिए आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। जब धारा दिशा समान होगी दोनों में, देखिए ये I1 ऊपर जा रहा है, I2 भी ऊपर जा रही है, एक समान धारा प्रवाहित है मतलब, है ना। अब देखिए दोनों तार, एक PQ नाम का एक RS नाम का, दोनों R दूरी पर रखे हैं। देखिए जब धारा दिशा समान है दोनों के मध्य देखिए आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है ना। F के इस साइड F इस साइड है। इसी प्रकार देखिए इस क्षेत्र में देखें अगर देखिए तार देखिए दोनों वही है, ठीक है ना, तार दोनों हैं वही, दोनों R दूरी पर रखे हैं, सेम दूरी पर। लेकिन इसमें देखिए क्या हुआ है, धारा अलग अलग। देखिए I1 ऊपर जा रहा था, I2 नीचे जा रहा है ना, विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में क्या, जब विपरीत धारा प्रवाहित होती है दोनों तारों में, समान दूरी पर रखे हैं, जब विपरीत धारा प्रवाहित होती है देखिए तो मतलब प्रतिकर्षण बल लगता है। देखिए ये बाहर की तरफ, ये बाहर तरफ लगेगा, ठीक है ना, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे कि माना दो समांतर धारावाही चालक तार PQ तथा RS हैं। देखिए PQ तथा RS हैं, अब परस्पर R दूरी पर रखें। देखिए R दूरी पर रखे हैं, है ना, R दूरी पर रखे हैं। जब इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो तार एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों मतलब अलग अलग कंडीशन में है। देखिए अगर दिशा एक, धारा दिशा एक है तो देखिए बल तो आरोपित होगा लेकिन आकर्षण होगा। जब धारा दिशा अलग अलग होगी बल तो आरोपित होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, है ना। तो देखिए एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। और तार PQ की धारा के कारण, देखिए अगर तार PQ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम,
देखिए अगर तार पी क्यू धारा प्रभावित करेंगे, देखिए तो तार पी क्यू की धारा के कारण आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर इसमें धारा मैं प्रभावित कर रहा हूँ तार पी क्यू में, तो देखिए जब तार पी क्यू में धारा प्रभावित करूंगा तो आर एस के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब वो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, देखिए बी वन बराबर म्यू जीरो बाई टू पाई आई वन बटा आर, क्योंकि इसकी धारा को इसमें प्राप्त हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए बी वन बराबर म्यू जीरो बाई टू, बी वन बराबर मतलब देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होगा क्योंकि धारा इसमें प्रभावित कर रहे हैं, धारा इसमें प्रभावित कर रहे हैं। देखिए तो इसके वजह से इसके किसी भी बिंदु पर जैसे इसमें धारा प्रभावित करेंगे तो इसके कारण इसके आर एस के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, देखिए इसके वजह से उत्पन्न हो रहा है बी वन की वजह से, मतलब पहले तार की वजह से, तो बी वन लिखेंगे बी वन म्यू जीरो बाई टू पाई आई वन बटे आर, मतलब आई वन इसलिए लिख रहे हैं आई वन बटे आर, आई वन इसलिए लिख रहे हैं, आर तो वाला दूरी है, आई वन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें धारा प्रभावित कर रहे हैं पहले तार में, इसलिए इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना। बी वन बराबर म्यू जीरो बाई टू पाई आई वन बटे आर उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके आगे देखिए अब देखिए विद्यार्थियों, अब तार आर एस की लंबाई एल पर बल, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब धारा प्रभावित कर देंगे तो तार आर एस की लंबाई एल पर बल लगेगा, ठीक है ना। मतलब एल लंबाई इसलिए कह रहा हूँ कि तुम दोनों तार मान लो एल लंबाई के हैं, कैपिटल एल लंबाई, दोनों तारों की लंबाई है बराबर सेम लंबाई के हैं, दोनों तारों की लंबाई कैपिटल एल है। जब धारा प्रभावित करेंगे तब तार आर एस की एल लंबाई पर बल लगेगा, तो बल कितना लगेगा, देखिए एफ बराबर आई टू बी वन एल साइन थीटा, मतलब एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। तो आई टू विद्यार्थी इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि देखिए दूसरे तार में मतलब दूसरे तार में बल मतलब उत्पन्न हो रहा है तो आई टू लेंगे, और दूसरे तार में मतलब जब पहले तार में धारा प्रभावित कर दूंगा तो दूसरे तार में भी धारा उत्पन्न होगी, मतलब जब पहले तार में धारा प्रभावित कर देंगे तो दूसरे तार में प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो एफ बराबर आई टू बी वन एल साइन थीटा लेंगे, आई टू बी वन एल साइन थीटा। तो एफ बराबर आई टू गुड़े, अब बी वन का मान रख देंगे यहाँ पे, है ना, बी वन का मान रख देंगे यहाँ पे, पूरा जो वहाँ लिखा था ना बी जीरो बाई टू पाई आई वन बटे रख देंगे गुड़े एल जो कहते हैं साइन थीटा, थीटा का मान 90 साइन 90 हो जाएगा। तो एफ बराबर म्यू जीरो बाई टू पाई म्यू जीरो बटा टू पाई आई वन आई टू, देखिए आई वन आई टू एक जगह कर लिया, आर एल साइन 90, साइन 90 का मान एक होता है, हटा दिया है ना, एक का करेंगे। फिर लिखेंगे तार आर एस की प्रति मीटर लंबाई पर बल, मतलब तार आर एस की हर 1 मीटर की लंबाई पर बल जब निकालेंगे एल को नीचे रख लेना है बस। देखिए एल को जब नीचे रख लेंगे एफ बटा एल बराबर म्यू जीरो बटा टू पाई इंटू आई वन बटा आर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे डेरिवेशन है, आप देखिए अगर कोचिंग करते रहे होंगे स्कूल में पढ़े होंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है ना, इतना कोई कठिन भी नहीं है। मैं देखिए जल्दी के मारे कि वीडियो बड़ा ना बने इसलिए ये देखिए मैं इसी से मतलब करा दिया हूँ, आपको उस प्रकार भी करा देता तो इसमें सॉल्व था, क्योंकि देखिए नोट्स बनाते जाते हैं, पहले आपको पीडीएफ देने के लिए नोट्स बना लेते हैं, बाद में आपको पीडीएफ दे देंगे, इसलिए मैं जो है इसको जल्दी जल्दी बता दिया हूँ, वीडियो ना बड़ा बन जाए, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी देखिए आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलता हूँ, नमस्कार।